हमारे माता पिता हमेशा हमें अनजान लोगों और खतरों से दूर रहने के लिए कहते हैं, मगर अक्सर दूरी ना बनाना फायदेमंद साबित होता है। यही चीज 2007 की इटालियन फिल्म द राइट डिस्टेंस में दिखाया गया है, जो एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अपने गांव में आई एक नई टीचर से दूरी नहीं बना पाया। जियोवानी नाम का वो लड़का इटली के एक ऐसे गांव में रहता है जहां के लोग थोड़े से अजीब हैं। उसके पिता भी उन अजीब लोगों में से एक है। ये एक ऐसा गांव है जहां कोई अनजान इंसान कुत्तों को गोली मार कर जान से मार रहा है और लोकल न्यूज़पेपर में हर वक्त कोई ना कोई गलती नजर आती है। इस बार गलती से उस गांव की लड़की की जगह किसी चाइनीज लड़की की तस्वीर लगा दी थी और ये देखकर जियोवानी ने न्यूज़पेपर कंपनी को एक मेल भेजा, मगर ये बात उसने अपने पिता से छुपाई क्योंकि इस घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। 1 साल पहले जियोवानी की माँ का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौत के बाद से ही घर में बातें कम होने लगी, खासकर मौत जैसी चीजों की बातें। तब से जियोवानी की बुआ उस घर को संभाल रही है। ये अजीब गांव बहुत शांत है, मगर फिर एक दिन इस गांव में मारा नाम की एक टीचर आई। हर कोई इस नई मेहमान को देखकर हैरान था क्योंकि इस गांव के लोगों को नए चेहरे देखने की आदत नहीं थी। मारा के आने से इस गांव को बात करने के लिए एक टॉपिक मिल गया। मारा यहाँ सिर्फ कुछ महीनों के लिए आई है और फिर वो ब्राजील जाने वाली है, इसलिए वो किराए के मकान में रहने लगी। जियोवानी इस गांव में चल रही चीजों को देख रहा था और एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो न्यूज़पेपर कंपनी के एडिटर मोरिजियो से मिला, जिसे उसने मेल भेजा था। मगर मोरिजियो का कहना था कि 19 साल की उम्र एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत कम है। जियोवानी की जिद देखकर मोरिजियो ने उससे बात की और उसने हर आर्टिकल के बदले 20 यूरोज देने का फैसला किया। उसने समझाया कि उसे अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी क्योंकि कोई भी एक जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब नहीं देगा। उसी रात से जियोवानी ने अपने गांव में हो रही हर एक चीज के बारे में लिखना शुरू कर दिया और उसका पहला आर्टिकल जब पब्लिश हुआ तो गांव वाले ये सोचने लगे कि इस गांव के बारे में इतनी बातें न्यूज़पेपर कंपनी को कैसे पता चली। एक दिन जियोवानी को मारा के सामने जाने का मौका मिला जब वो अपने पिता के कहने पर अपने दोस्त फ्रैंको के साथ फर्नीचर की डिलीवरी करने गया। उसका बर्ताव देखकर और बातें सुनकर जियोवानी को एहसास हुआ कि वो दिल की बहुत अच्छी है और देखते ही देखते वो मारा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। मारा ने अपनी दोस्त एवा को बताया कि इस नई जगह आकर वो खुश है क्योंकि उसे अकेले वक्त बिताने का मौका मिल जाता है। एवा को लग रहा था कि इस नई जगह मारा को प्यार मिल जाएगा। यहाँ ऐसे मर्द तो थे जो मारा को पसंद करने लगे थे, मगर मारा का ध्यान अपने स्कूल और स्टूडेंट्स को पढ़ाने पर था। इस गांव में हसन नाम का एक मैकेनिक भी रहता है जिसके गैराज में अक्सर जियोवानी काम करने जाता है और जिसकी हरकतें उसे थोड़ी अजीब लगने लगी। इस बीच जियोवानी भी मारा के घर से उसका ईमेल और पासवर्ड छुपके से अपने साथ ले आया ताकि वो उसके ईमेल्स पढ़ सके और वो एवा और मारा के बीच चल रही बातें जान गया। उसे पता चला कि मारा को अकेलापन पसंद तो आ रहा है, मगर उसे डर भी लग रहा है क्योंकि एक रात उसने अपने घर के बाहर किसी की आवाज सुनी थी। ये बात पढ़ते ही उस रात जियोवानी उस इंसान का पता लगाने मारा के घर के बाहर गया और हसन को वहाँ देखकर वो उससे नफरत करने लगा क्योंकि हसन ही हर रात मारा को देखने उसके घर के बाहर जाता है। इस बात से अनजान मारा उसे एक अच्छा इंसान समझती रही और जियोवानी को उसकी फिक्र होने लगी। हसन के परिवार में सिर्फ उसकी बहन, उसका पति और उनके बच्चे थे जो उसके घर से काफी दूर रहते थे। इस परिवार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो मोरक्को से आए हैं और इटालियंस उनके साथ भेदभाव करने के साथ साथ उन्हें परेशान भी करते हैं। अपने जीजा की इसी परेशानी के बारे में सुनकर हसन को एहसास हुआ कि उसे और उसके जैसे इमिग्रेंट्स को ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें बेइज्जती के अलावा उन्हें कुछ और नहीं मिलता। हर रात की तरह जब इस बार हसन मारा के घर के बाहर गया तो वो पकड़ा गया क्योंकि एवा के कुत्ते ने उसे देख लिया। मारा के पूछने पर हसन झूठ नहीं कह पाया और मारा को पता चल गया कि हसन हर रात उस पर नजर रखने वहां आया करता है। अगले दिन मारा की किराए पर ली हुई गाड़ी बीच रास्ते बंद पड़ गई और तब उस बस ड्राइवर ने उसकी मदद की जो हर वक्त मारा को देखकर मुस्कुराता है। मारा को वो बस ड्राइवर बहुत अच्छा इंसान लगा, इसलिए उसने उसे डेट पर चलने के लिए कहा, मगर उस आदमी ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। मारा को ये गाड़ी हसन के पास ले जानी पड़ी, मगर उसने हसन से ठीक से बात तक नहीं की। उसे अब अकेलापन परेशान करने लगा था। वो लोगों से दोस्ती करने की कोशिश भी कर रही थी और इस बीच आमोस नाम के आदमी ने उसे घर तक लिफ्ट देने की बात की। आमोस ने मारा से दोस्ती करके उसे समंदर दिखाने का प्लान बनाया।
मारा ने एवा को मेल के जरिए बताया कि आज वो गांव के सबसे रईस आदमी यानी कि आमोस के यॉट पर समंदर की सैर करने गई, और ये बातें भी जियोवानी पढ़ता रहा। मेल में लिखा था कि वो आदमी उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी एक पत्नी भी है। मारा और एवा एक दूसरे को अपने हर एक दिन के बारे में बताते रहे, मगर वो जानते नहीं थे कि उनकी सारी बातें एक 19 साल का लड़का पढ़ रहा है। हसन ने मारा की गाड़ी ठीक कर दी, मगर ना तो वो मारा के सामने आया और ना ही उसने इस काम के बदले कोई पैसे लिए, बल्कि उसने माफी मांगते हुए उसके लिए एक तोहफा छोड़ा, जिसे देखकर वो हसन से मिलने चली गई। हसन तो वहाँ मौजूद नहीं था, मगर मारा उस तोहफे को लौटाकर वापस अपने घर आ गई। जियोवानी अब उस सीरियल किलर के बारे में आर्टिकल लिख रहा था जो कुत्तों को मारता है। जैसे ही ये आर्टिकल छपा, फ्रैंको समझ गया कि इस गांव के बारे में आर्टिकल्स लिखने वाला जियोवानी है, क्योंकि उस सीरियल किलर के बारे में सारी बातें फ्रैंको ने ही उसे बताई थी। फ्रैंको तो सच जान गया था, मगर उसने वादा किया कि वो इस बात को राज बनाकर रखेगा। हसन बिल्कुल खुश नहीं था। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसने ठीक से माफी तक नहीं मांगी, इसलिए वो मारा से मिलने और माफी मांगने उसके घर चला गया। हसन की बातें सुनकर मारा ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हसन की हरकतें चाहे बुरी हो, मगर वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ उसे पसंद करता है। वो दोनों साथ वक्त बिताने लगे और तब उनके सामने आमोस और उसकी पत्नी आए। आखिरकार मारा का अकेलापन दूर हुआ और उसे नए दोस्त मिल गए। इस बीच जियोवानी के पिता का भी मारा पर ध्यान जा रहा था, मगर मारा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ हसन पर था और वो उसे पसंद करने लगी। मारा को पता चला कि हसन की शादी होने वाली थी, मगर वो सही वक्त पर इस शादी से बचकर इटली आ गया और इन्हीं बातों के बीच उन दोनों का रिश्ता शुरू हो गया। मारा ने ये सारी बातें एवा को बताई और ये सब कुछ पढ़कर जियोवानी को तकलीफ होने लगी। जियोवानी इसके साथ अपने काम पर भी फोकस करता रहा और फ्रैंको उसका खबरी बन गया। उसे पता चला कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मोरिजियो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि जियोवानी इलीगल चाइनीज लोगों की खबर लेकर आया है, वो खबर जो किसी और जर्नलिस्ट को नहीं मिली। इसके बाद जियोवानी अपना काम और सीरियसली करने लगा। एक रात आमोस ने एक पार्टी रखी, जिसमें उसने गांव के हर एक इंसान को बुलाया। पार्टी में अचानक लाइट्स चली गई और जब हसन ने लाइट्स ठीक की तो इसके लिए गांव के हर इंसान ने उसकी तारीफ की। अब हर किसी का ध्यान हसन पर चला गया, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मारा पर था। मारा भी खुश थी, मगर कोई बात उसे परेशान कर रही थी। उसे जिस बात का डर था वही हुआ और उसी रात हसन ने कहा कि वो मारा से शादी करना चाहता है। मारा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और इस रिएक्शन को दूसरे लोगों ने भी देखा। इस परेशानी के बीच अचानक गांव के सारे लोग कुछ देखने नदी के पास आ गए। असल में कोई अनजान बूढ़ी औरत जो उसी गांव में रहती है, एक नाव लेकर वहां से दूर जा रही थी। इस औरत को पागल माना जा रहा था और इसके बारे में हर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ गए, सिवाय जियोवानी के न्यूज़पेपर के, क्योंकि जियोवानी एक ऐसी औरत को पागल नहीं बताना चाहता था जिसने गांव वालों का ध्यान रखा था। गांव वाले ये समझ नहीं पाए कि आखिर वो औरत कहाँ जा रही है, इसलिए जियोवानी ये खबर लिख ही नहीं पाया और इसी की वजह से उसे बुरा भला सुनना पड़ गया। उस रात के बाद हसन और मारा एक दूसरे से अलग हो गए और मारा ने ब्राजील जाने का फैसला ले लिया। आमोस अब भी बेशर्मों की तरह मारा के करीब आने की कोशिश में लगा था और मारा इस सब से जल्द दूर जाना चाहती थी, मगर वो अपना रेजिग्नेशन भेज नहीं पाई। उसने मदद के लिए जियोवानी को बुलाया और उसका काम पूरा हुआ। अगले ही दिन मारा हसन को अलविदा कहने आई, मगर हसन की नाराजगी और बढ़ गई, जिसकी वजह से मारा डर के मारे वहां से चली गई। रात को जब हसन शांत हुआ तब मारा उसके घर आ गई। उन दोनों ने वक्त बिताया, मगर कुछ ही देर बाद गांव के दूसरे मर्द जश्न मना रहे थे, क्योंकि वहां के बस ड्राइवर गुइदो की शादी होने वाली थी। मारा को तो वो अच्छा इंसान लगता था, मगर उसने भी थोड़ी सी बदतमीजी कर दी, जिसके बाद बिना वक्त गवाए हसन और मारा वहां से निकल गए। उस रात मारा को हसन ने उसके घर तो छोड़ा, मगर अगले दिन मारा स्कूल नहीं आई। ना तो वो अपने घर में थी और ना ही गांव में किसी को वो नजर आई। वो 3 दिन बाद ब्राजील जाने वाली थी, इसलिए हर किसी को लगा कि वो उसी रात गांव छोड़कर चली गई, मगर सच कुछ और ही था। 2 दिन बाद गांव वालों को मारा की लाश मिली, जिसे किसी ने पत्थर से बांधकर नदी में फेंक दिया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि किसी ने उसे बुरी तरह पीट कर मारा था और क्योंकि उस रात हसन उसके साथ था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, हसन की गाड़ी में मारा के खून के छींटे भी मिले, जिससे उसका गुनाह साबित हो गया।
एवा ने भी उसके खिलाफ बयान दिया, मगर हसन ने कहा कि उसने मारा की जान नहीं ली है। हसन की गिरफ्तारी के बाद अचानक कुत्तों का कत्ल बंद हो गया और ये बात जियोवानी को अजीब लगी। वो बस इसी पछतावे में रहा कि उसने मारा की कोई मदद नहीं की। वक्त बीता और इस केस को लोग भूलने लगे। जियोवानी को परमानेंट नौकरी मिल गई और फिर एक दिन उसे किसी का कॉल आया। उसे पता चला कि हसन ने खुदकुशी कर ली है। उसकी बहन ने जियोवानी को वो चिट्ठी दी जो हसन ने पीछे छोड़ी और उस चिट्ठी में लिखा था कि वो मासूम है। जियोवानी ने ये चिट्ठी पढ़कर फैसला ले लिया कि वो अपने आर्टिकल के जरिए सबको बताएगा कि हसन मासूम था। लेकिन सवाल ये था कि अगर कातिल हसन नहीं है तो आखिर कातिल है कौन? उस दिन जियोवानी को पता चला कि कुत्तों का सीरियल किलर लौट आया है और वो उस कातिल को ढूंढने निकल पड़ा। उसने हसन के केस को ध्यान से समझा और उसे पता चला कि गाड़ी में खून के छींटे इसलिए थे क्योंकि ब्राजील का अपना एड्रेस लिखते वक्त मारा को चोट लग गई थी। हसन की सच बोलने की आदत ने ही उसे फंसा दिया क्योंकि ये कहानी सच होने के बावजूद एक झूठी कहानी लगती है। यही बात हसन के वकील ने भी कही। पूरे केस को गौर से समझने के बाद और सारे गवाहों के बयान पढ़ने के बाद जियोवानी को पता चला कि आमोस ने कोर्ट में झूठ बोला था और कहा था कि वो मारा से कभी अकेले मिला ही नहीं, जबकि वही मारा को अपने यॉट पर ले गया था। एवा ने भी बयान दिया था कि उसने मारा को कॉल किया था मगर उसने फोन नहीं उठाया, इसलिए उसका मैसेज वॉइस मेल बनकर रह गया। मगर पुलिस को कोई भी रिकॉर्डेड टेप नहीं मिली, जिसका मतलब कातिल ने भी उस रात कॉल किया था और उसी ने टेप को चुरा लिया। हसन का वकील जियोवानी की इन बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि वो खुद दूसरे इटालियंस की तरह एक मुस्लिम के साथ भेदभाव कर रहा था और केस की सुनवाई से पहले ही उसने और बाकियों ने मान लिया था कि हसन एक कातिल हो सकता है। अब जियोवानी ने सच की खोज में फ्रैंको की मदद मांगी और फ्रैंको की मदद से उसने पता लगा लिया कि कत्ल की रात मारा को 2 लोगों ने कॉल किया था। वो दोनों ही नंबर्स अलग थे और जियोवानी को शक था कि इसमें से एक नंबर आमोस का है। पहला नंबर एवा का था, यानी कि दूसरा नंबर ही कातिल का है। जियोवानी आमोस और उसकी पत्नी को बहस करते हुए देख रहा था और मौका मिलते ही उसने दूसरे नंबर पर कॉल किया, मगर आमोस ने कॉल नहीं उठाया। असली कातिल आमोस नहीं, गुइदो नाम का वो बस ड्राइवर था जिसकी शादी होने वाली थी और जिसे मारा एक अच्छा इंसान समझती थी। ये जानकर जियोवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। शराब के नशे में उस रात गुइदो ने मारा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और इस कोशिश में उसने मारा को जान से मार दिया था। उसे उसके गुनाह की सजा अब तक नहीं मिली थी, मगर सबूत मिलने पर जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो ऐसा लग रहा था जैसे कि गुइदो बस उनके आने का इंतजार ही कर रहा था। उसने अपना गुनाह कबूल किया और जियोवानी ने इसके बारे में एक आर्टिकल लिख लिया। पूरे देश में उसका आर्टिकल मशहूर हुआ, मगर वो गांव वालों से दूर हो गया क्योंकि सबको लगा कि उसने अपने करियर के लिए गुइदो को सजा दिलवाई। जियोवानी को इस पूरे केस के बाद समझ आया कि अगर वो इस केस से और मारा की जिंदगी से दूरी बनाकर रखता तो दुनिया हमेशा के लिए हसन को एक कातिल समझती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।